Hello, good morning students and welcome to my lecture on differential equation, lecture number 4. लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जहाँ पे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वापस क्या एक फैमिली ऑफ कर्व ले आते हैं। अगर उस फैमिली ऑफ कर्व में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं उसका जनरल सॉल्यूशन कह देता था। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या करता था, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों के एग्जांपल्स देखे। अब जब वेरिएबल सेपरेबल की बात करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल में जब मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में साफ दिखेगा ऐसा क्या कि एक dx की टर्म है, एक dy की टर्म है और dx के साथ मेरी x की सारी टर्म्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगी। सिमिलरली dy के साथ सारी y की टर्म्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगी। बट कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि डायरेक्ट एज सच नहीं दिखता है आपको, और ना दिखने के कारण क्या होता है, उसमें एक हल्का सा अगर आप सब्स्टिट्यूशन करें तो वो बाद में क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उन्हीं टाइप्स की इक्वेशन को हम कहते हैं यहाँ पे इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब एज सच आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, बट मैं क्या करूंगा, मैं एक आधा सब्स्टिट्यूशन ऐसा कर दूंगा जहां से आपको लगेगा कि हाँ, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये चीज वेरिएबल सेपरेबल में आ चुकी है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं आपका, इससे क्वेश्चन से आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होने वाली है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सपोज मैंने ऐसा दिया आपको कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस वाई। यहां पे आप अगर देखें तो cos x प्लस वाई cos का एक एंगल है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने जाएंगे भी अगर आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे उसके बाद भी आप देखेंगे x के साथ x की टर्म्स नहीं जाएंगी, y के साथ y की टर्म्स नहीं जाएंगी। बट हाँ, अगर यहाँ इस x प्लस वाई की जगह कोई सिंगल टर्म होती, सपोज सिर्फ cos x होता, तो क्या करता, मैं cos x को dx के साथ ले आता। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जहाँ हमें दिक्कत आ रही है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x प्लस वाई को अगर मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये सारी की सारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट किया है, तो क्या करना पड़ेगा, अब ये फंक्शन y में ना होके t में आ चुका है। यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था वो y से हटके t में आ चुका है। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको भी मुझे dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक सब्स्टिट्यूशन क्या कर दिया यहाँ पे t। तो dt बाई डी एक्स में लाने के लिए क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं। विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखने वाली है मेरे को, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। और यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो dy बाई डी एक्स मेरा कितना आ गया, dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को वापस इस जो इक्वेशन मेरे को गिवन है वहां सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो dy बाई डी एक्स की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस टी। ये जो इक्वेशन थी मेरी अब कुछ ऐसी रिड्यूस हो गई है। अब रिड्यूस होने के बाद आपको एक चीज साफ दिख रही है क्या, यहाँ पे केवल t की टर्म है और केवल x है, dx है। तो dx को मैं अलग इंटीग्रेट कर लूंगा और t की टर्म्स को एक साथ करके dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहां से मेरा आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी प्लस 1। t की टर्म है तो dt के साथ आएगी, dt के साथ आने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे dt के नीचे ले आता हूं, इसको डिनोमिनेटर में cos t माइनस 1 इज इक्वल टू dx। अब ये मेरी प्रॉपर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यहां से आ चुकी है। जैसे ही ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आई, मेरा काम क्या रह गया, बस इसको इंटीग्रेट करना। इस तरफ राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा लेते हैं हम साथ में, इसके जो दोनों का मिला के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। यहां पे देखना cos t माइनस 1, cos t माइनस 1। अगर आप cos t माइनस 1 को dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos t माइनस 1, cos t माइनस 1 को अगर आप देखें ध्यान से तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। यानी कि dt बाय, इस इंटीग्रेशन को कैसे कन्वर्ट कर दूंगा मैं, dt बाय यहाँ पे प्लस 1 है, सॉरी ये प्लस 1 आएगा, cos t प्लस 1, cos t प्लस 1 कैसा हो जाएगा हमारा, 2 cos स्क्वायर t बाय 2। ये cos 2t के जो फॉर्मूले थे वहां से आया है, 2 cos स्क्वायर t बाई 2 की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। यहां से अगर आप ध्यान से देखना तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 ऐसा कह लूं मैं, इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, सीकेंड स्क्वायर t बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, सीकेंड स्क्वायर tan x का डेरिवेटिव होता है, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan। यहां पे देखना एक टर्म है t बाई 2,
t/2, अगर मैं tan t/2 का डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान से देखना, tan t/2 का डिफरेंशिएशन करूं तो वो आएगा secant स्क्वायर t/2 और t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो ये टर्म कुछ एज इट इज ऐसी दिख रही है मुझे, 1/2 secant स्क्वायर t/2, तो ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, tan t/2 का। तो इसका इंटीग्रेशन tan t/2 इज इक्वल टू x प्लस सी, ऐसा कुछ आ गया। अब देखना, जो मेरी इनिशियल इक्वेशन थी वहां पे t जैसी कोई टर्म नहीं थी, वहां पे x और y था, मैंने t में उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो अब मेरा काम क्या रह जाएगा, आखिर में वापस t से इस टर्म को x प्लस वाई में ले आऊंगा, x प्लस वाई में ले आऊंगा तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, tan x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ऑप्शन से देखें आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, tan x प्लस वाई बाई टू प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दिख रही है। वहां पे क्या किया, यहां मेरे को दिख रहा था कि सिंपल ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, तो मैंने क्या किया, केवल एक सब्स्टिट्यूशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू टी से मैं इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आया। देखो, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, तो आप इसी फॉर्मेट से जाएंगे जिस फॉर्मेट से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि चाहे डिफरेंशियल, चाहे वेरिएबल सेपरेबल हो, होमोजीनियस हो या फिर लीनियर हो, हर किसी में लास्ट में आके क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग रहा है कि यहीं पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करके क्यों ना मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहले ही ले आऊं, तो ये सबसे इजी तरीका बन जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू टी पुट करते ही ये क्वेश्चन और कहीं का ना होकर वेरिएबल सेपरेबल का अपने आप बन गया। ठीक, होमोजीनियस फॉर्म में भी आप देखेंगे कि जब भी मैं होमोजीनियस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मेरा सब्स्टिट्यूशन करने का मेन मोटिव ही ये होता है कि मैं उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आऊं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके हम इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ना भी होता तब भी आप देख पाएंगे कि मैं इसको एज इट इज वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं। अभी होल स्क्वायर है तो बात ही अलग है, अगर आप इसका होल स्क्वायर भी खोलेंगे तो कुछ टर्म स्क्वायर की टर्म्स में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां से सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके अगर मैं यहाँ एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर दूं कि 4x प्लस 9y प्लस 1 को अगर मैं t के इक्वल लिख लूं, यानी अब इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड मेरी टी स्क्वायर बनने जा रही है। राइट हैंड साइड जब टी स्क्वायर बनेगी तो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी मेरे को डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं और डिफरेंशिएट करूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 9 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0 था, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से मेरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखना, dt बाई डी एक्स -4 इधर चला गया और 1/9 क्या है, डिवीजन में आ गया पूरे ब्रैकेट के बाहर। तो यहां से dy बाई डी एक्स की टर्म मैंने कैसी लिख ली, dt बाई डी एक्स की टर्म्स में। अगला काम क्या, इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं मैं इस बार, 1/9 dt बाई डी एक्स माइनस में 4, ये dy बाई डी एक्स की जगह था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ गया मेरा, t का स्क्वायर, क्योंकि इस चीज को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t। अब आप देख रहे हैं यहां से कि क्या हो गया, ये टर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको दिखने लग गई, क्योंकि केवल एक t है और dx है और साथ में t के dt वाली टर्म्स भी हैं। तो यहां से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, ऐसा कुछ आ जाएगा, dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 9 उधर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 9t स्क्वायर प्लस 4। अब साफ दिख रहा है ये t की टर्म है, कांस्टेंट भी साथ में ले लूं तो यहां से वेरिएबल सेपरेट होने की संभावना ज्यादा है। यहां से आ जाएगा मेरा dt, उस पूरी टर्म को मैं नीचे ले आऊं, 9t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। वेरिएबल जब सेपरेट हो गए, सिंपल सा काम मेरा क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल की स्किल्स चेक करने के लिए काफी है। क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी टर्म है ना, तो एक्स स्क्वायर को बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। क्या करता हूँ, 1/9 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा dt, यहाँ बच गया मेरा t स्क्वायर प्लस 4/9 और 4/9 को मैं कैसा लिख लेता हूँ, 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये दिख रही है मुझे किसे, कैसी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, का इंटीग्रेशन था 1/a tan इनवर्स, tan इनवर्स वाली फॉर्म है। तो यहां से मैं अगर 1/9 मेरा बाहर ही है, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया मेरा
1 बाई ए कितना है 2/3 tan इनवर्स x बाई ए, x कितना है यहाँ पे अभी t ही है, a कितना है मेरा 2/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कितना आ गया x। अब एक चीज देखना, यहां पे 1/9 है मेरा बाहर पे, अंदर 2/3 है। इस 9 से अगर मैं 3 काट दूं तो यहां कितना बच गया 3, और इस 3 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा बच गया ये 3x। ठीक, तो यहां मेरे पे कितना बच गया tan इनवर्स 1/2 था, यहां पे आ गया tan इनवर्स 2/3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा ये 3t/2। यहां पे 1/3 एक यहां भी बचा हुआ है, इस 1/3 को भी अगर मैं यहां ले जाऊं तो यहां पे राइट हैंड साइड पे 6x ही लिख लेते हैं, पूरा सारा का सारा कांस्टेंट अगर मैं इस तरफ ले आया तो यहां से क्या बच गया मेरा tan इनवर्स 3t/2 इज इक्वल टू 6x प्लस c, ऐसा कह लेते हैं 6x प्लस c। ये प्लस c मैं पहले ही लगा लेता था इंटीग्रेशन आने से पहले, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 6। यहां से देखना एक चीज, अभी भी मेरा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वहां t नहीं था, t मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, तो t की जगह वापस जो चीज मैंने ली थी वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। tan इनवर्स 3 t की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, देखना जब सारा का सारा राइट हैंड साइड था इक्वेशन में 4x प्लस 9y प्लस 1, तो यहां पे t की जगह वही पुट करता हूं मैं 4x प्लस 9y प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 2 अभी है ही, ये पूरा का पूरा नंबर है इस तरफ 6x प्लस c। ये tan इनवर्स है, राइट हैंड साइड पे जाके ये बन जाएगा tan, तो यहां पे आ जाएगा tan 6x प्लस c, ऐसा कुछ। और इस तरफ मेरा क्या बच गया राइट हैंड साइड पे 3 टाइम्स 4x प्लस 9y प्लस 1 बाई 2 है, उस 2 को भी अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखने वाला है। 3 टाइम्स ये जो t लिया था वो इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan 6x प्लस c। ऑप्शंस में से देखते हैं ऐसा कहां पे है, राइट हैंड साइड पे तो 3 टाइम्स 4x प्लस 9 तीनों ऑप्शंस में है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2 टाइम्स tan x प्लस c, यहां पे 9x प्लस c है, ये गलत दिया है। यहां tan के आगे 2 नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत है। tan के साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जो नंबर के नीचे था उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो यहां से भी क्या देखा हमने, ऐसा इस क्वेश्चन को अगर आप सामने से देखेंगे तो ना ये वेरिएबल सेपरेबल का है, और ध्यान से देखेंगे तो ये ना ये होमोजीनियस का है। ठीक है, और लीनियर का तो सवाल ही नहीं उठता इसमें। क्या किया हमने, ये किसी फॉर्म का नहीं दिखा तो क्या किया, एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन से मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आया था। तो यहां तक हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म खत्म हो चुका है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मैंने 5-6 क्वेश्चंस कराए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, मतलब इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन। ठीक, और जितनी प्रैक्टिस हो सके इसकी करना। थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में कुछ बता देता हूं। बेस्ड ऑन दैट एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी क्वेश्चंस इसके अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको मैं। तो फिलहाल पढ़ लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं। होमोजीनियस के इक्वेशन के पढ़ने से पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते थे जहां पे क्या है, मेरी वेरिएबल्स की डिग्री जो है कंबाइन करके वो सेम आ रही होती थी। सपोज कोई x² वाली इक्वेशन है, कोई y² वाली इक्वेशन है, तो दोनों को मैं होमोजीनियस कह देता था क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी थी 2। तो यहां पे लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है कि यहां पे आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आप उसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका, सपोज कोई इक्वेशन है मेरी x² माइनस 2xy ऐसी कोई, अपॉन में है y² प्लस xy। ठीक, तो यहां अगर मैं क्या कहना चाहूं कि ये होमोजीनियस फॉर्म है, तो क्या करता हूं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करता हूं, x² से डिवाइड करूंगा तो ऐसी कुछ दिखेगी ये 1 माइनस 2 x² से डिवाइड किया तो यहां एक y बाई एक्स बचने वाला है, अपॉन यहां y बाई एक्स का होल स्क्वायर बचने वाला है, प्लस x² से डिवाइड किया तो यहां भी क्या बचने वाला है, y बाई एक्स। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो राइट हैंड साइड वाला मेरा है ये पूरा का पूरा y बाई एक्स का एक फंक्शन बन चुका है। ठीक, और चेक करने का तरीका होमोजीनियस क्या है, x की यहां डिग्री कितनी है 2, यहां पे जितने वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री मिला के कितनी है 1 1 2, डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए y² की डिग्री 2 और इसकी डिग्री 1 × 1 + 1 2। तो अगर ऐसी डिग्री आपको सेम दिख रही है तो मान के चलिए वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, जैसे यहां मैंने x² से डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं जब मैंने x² से डिवाइड किया तो y बाई एक्स क्या है, पूरी एक टर्म बन चुकी है। अब इस y बाई एक्स को अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं
तो ये मेरी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे y बाई एक्स को हम v सब्स्टिट्यूट करते हैं, v या फिर कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड आपको जितनी भी बुकें देखने को मिलेंगी उन सारी बुकों में y इज इक्वल टू वी एक्स की तरह पुट किया गया है। तो यहाँ अगर y बाई एक्स को v लूँ तो y इज इक्वल टू वी एक्स आ गया। अब v मैंने अपने आप से सब्स्टिट्यूट किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, यानी dy बाई डी एक्स की टर्म जो है चेंज होकर क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये हर क्वेश्चन में आपका ये वाला स्टेप तो सेम होने वाला है। जब आप vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे y को, उसके बाद डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, x v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगी ये चीज। क्वेश्चन मेरा ऐसा दे रखा है, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक, यहां से अगर आप देखें x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 1 1। अगर आप इसको चाहे तो होमोजीनियस कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल इसको अगर मैं थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये भी बाहर आने देता हूं, अंदर में log की प्रॉपर्टी लगाता हूं, log m माइनस log n, तो ये कैसा बन जाएगा, log y बाई एक्स प्लस में कितना 1। अब अगर उस x को मैं यहां डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनने वाली है, y बाई एक्स लॉग ऑफ y बाई एक्स प्लस में 1। ठीक, अब ये मेरी होमोजीनियस फॉर्म बन चुकी है। होमोजीनियस फॉर्म बनने के बाद सिंपल मैंने क्या बोला, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम, vx, और dy बाई डी एक्स मेरा कितना होने जा रहा है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, जहां जहां dy बाई डी एक्स है उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं मैं, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब देखना मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया, तो यानी यहां से y बाई एक्स की टर्म क्या हो जाएगी, v। तो इस पूरे y बाई एक्स की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, v, अंदर है log, फिर से y बाई एक्स की जगह क्या, v प्लस में 1। देखना जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, v log v प्लस v, और यहां पे भी एक v है, उस v से ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उसके बाद आपको ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिखने लग जाएगी। इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v log v। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है, क्या किया, dv के नीचे ले आया v log v इज इक्वल टू dx ऊपर जाएगा और x क्या आ जाएगा नीचे। वेरिएबल सेपरेबल बन गया, दोनों तरफ क्या करने लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेट, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन log x, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो अगर मैं log v को t लूं तो 1 बाई वी dv क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा dt। तो यानी फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन साथ दिख रहा है, तो ऐसे का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, log v, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस log c एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ले लेते हैं, बताया था जब log की टर्म्स आने लगती है तो कांस्टेंट हम log c ले लेते हैं। वहां पे अगर मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को, राइट हैंड साइड, log ऑफ x इंटू सी, यहां पे है log ऑफ log v, इस log से ये log कैंसिल, बचा क्या फाइनल में मेरे, log v इज इक्वल टू एक्स सी। v मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, v की जगह y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, log y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ये है मेरा फाइनल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, विदाउट एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, विद आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्या था मेरा, log y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ये मेरा सॉल्यूशन था। तो ये था क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस की फॉर्म की बात बताई थी मैंने। अगर y बाई एक्स का फंक्शन है ऐसा, ठीक है, तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है dx बाई डी वाई, और ये फंक्शन x बाई वाई का होने जा रहा है, तो यहां पे आप x इज इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, अभी तो हमने y इज इक्वल टू वी एक्स किया, वहां x इज इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि फंक्शन जब x बाई वाई का बन जाएगा तो हमें x बाई वाई को ही v सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहां से x क्या बन गया, वी वाई। ये फॉर्म करेंगे हम, ये फॉर्म अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ये तो अभी फिलहाल सिंपल होमोजीनियस फॉर्म थी, जहां पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, जहां पे मेरे को क्वेश्चन पहले ही dy बाई डी एक्स की फॉर्म में दे रखा था। वहां से हमने चेक किया कि y बाई एक्स का फंक्शन है या नहीं है तो उसके बाद y बाई एक्स को v पुट किया,
वी पुट करने के बाद ये होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुकी थी। ठीक, तो फिलहाल के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों। आप जितने क्वेश्चंस मिले आपको किसी भी रेफरेंस बुक से आप उसे ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं। मैं एक छोटे से वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस के कुछ और क्वेश्चंस लेके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।